नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज विषयवार डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इतिहास के कुछ नए विषय पर अध्ययन करेंगे। तो विगत क्लासों में हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को सभी बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मगध जनपद पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक एनर्जी मेकर वाक्य सुनते हैं, साथ साथ अपनी एनर्जी को कहते हैं ना कि बूस्ट करते हैं, है ना, मतलब बूस्टर हुआ करते हैं। वैसे तो आप और हम सभी बूस्टर ही हैं, बट सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। सही बात है। हमारे और आपके पास तो मेहनत है, बुक्स हैं। चलिए विषय को कंटिन्यू करते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। हमने जब कल महाजनपदों की चर्चा की तो उनमें 16 महाजनपदों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया और उसमें एक महाजनपद मगध भी था। कौन? मगध। तो ये वर्तमान समय में बिहार में स्थित है और इस पर अगर महाजनपदों की शक्ति के क्रम में देखा जाए तो मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना गया है। कोई भी राज्य, कोई भी साम्राज्य तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसके पास अच्छा समुन्नत व्यापार हो, राज्य की सुरक्षा उपयुक्त तरीके से हो। तो इस दृष्टि से मगध क्या था, सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरता था। अच्छा, मगध साम्राज्य में अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर, और आधुनिक पटना तथा गया जिले इसमें शामिल थे। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। ठीक है, ये अभी आगे मानचित्र में हम विस्तृत देखेंगे। राजधानी राजगीर, पाटलिपुत्र पटना। प्रचलित भाषाएं मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत। धर्म हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यानी हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। बुद्ध और जैनों का उदय ही हुआ था। बुद्ध या तो अपन कह सकते हैं कि संरक्षक राजा थे। कौन? इन्हीं वंशों से संबंधित हर्यक वंश। अभी आगे पढ़ते हैं, इस विषय में डिस्कस करते हैं। सम्राट या शासक कौन कौन हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक और ऐतिहासिक एंटिक्विटी मुद्रा पनस। अब जिस देश का हिस्सा है तो ये पूरा एक मतलब वो है, इसके विषय में किस किस चीज़ों पर हमको अध्ययन करना है वो सब है। अब किस देश का हिस्सा है तो अब भी भारत में है, तब भी भारत में था, है ना। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस में मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख? अथर्ववेद में। क्वेश्चन अगर इस दृष्टि से पूछा जाए कि मगध का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को क्या कहा गया है? कीकट। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था।
जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अगर पूछा जाए कि महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध। अगर पूछा जाए कि महाजनपदों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था? अवंती। वह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। मगध मतलब ये जो इसकी अवस्थिति है देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं मगध साम्राज्य का उदय। तो मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश, मतलब उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। अच्छा, अगर किसी भी राज्य की सफलता के लिए या तो आज के ही परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कौन सा राष्ट्र विकसित होगा जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या हो? उच्चतम अवस्था में हो, उच्चतर अवस्था में हो। तो मगध इन सभी का यानी राजनीतिक उत्थान, पतन, सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। केंद्र बिंदु कोई भी अगर स्थान रहा, इसका मतलब वह साम्राज्य क्या है? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर स्थिति में अपने को आगे बढ़ा रहा है। तो इस लाइन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उस समय के महाजनपद राज्यों में मगध का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है। अब महाजनपद काल के कल भी मैंने वैसे आपको बताया था, थोड़ा अभी पुनः देख लीजिए। जो ये क्या है? कंबोज है हमारा, ये पूरा प्रांत क्या है? कंबोज। इधर से क्या है? अब ये जैसे उत्तर से पूर्व की ओर ये आते गए, तो इनका विस्तार अधिकतर उत्तर पूर्व से होते हुए फिर ये इधर से आए, ये इधर ये तो मतलब किस आकार पर ये जा रहे हैं? नीचे से। मैंने कल क्या बताया था? नीचे से त्रिभुजाकार और ऊपर से एक फर्दर उत्तर से पूर्व दिशा की ओर इनका क्या हुआ है? उत्तर से पूर्व दिशा की ओर इनका क्या हुआ है? उत्तर से पूर्व दिशा की ओर। बार बार ये लाइन जानबूझकर बोल रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर से पूर्व दिशा की ओर इनका अग्रसर, इन राज्यों का अग्रसर होना ही बता रहा है इनका विस्तारित क्षेत्र। उत्तर से पूर्व की ओर इन राज्यों का अग्रसर होना ही इनका विस्तार क्षेत्र के विषय में बता रहा है। फिर आगे नीचे दक्षिण में कुछ है ना, तो अपन देखें अगर, तो ये क्या है? ये कंबोज। ठीक। इसके बाद ये कुरु, मतलब थोड़ा बड़े इधर मद्र, ये इधर से आ रहे। अब इधर पांचाल्य, तो यानी अवंती, अस्मक। तो अब इनके विषय में, और ये इधर का मगध था। क्या था इधर? मगध। ठीक है। तो भारत के अगर सिंगल नक्शे में मगध की अवस्थिति देखी जाए तो मगध की अवस्थिति क्या है? ये है। और क्या बताया गया है इसकी? थोड़ा सा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा से, गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का जो बहाव, वो ये इधर देखिए, फर्दर इधर से आती हुई फर्दर इधर से, तो
उत्तर में गंगा 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 और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत की अवस्थिति इन आधारों पर देखेंगे। थोड़ा सा खाली नक्शा नहीं है, नहीं तो इसको और अच्छे से समझते। तो चलिए आप इसमें सीधे मगध की अवस्थिति देखिए। मगध कौन सा प्रांत? बिहार, बिहार का ये, ठीक। ये थोड़ा बड़ा बना है, ये जितने में ब्लू कलर से आच्छादित है वो मगध है, ठीक है। ये थोड़ा इस पर समझाते समय बड़ा बना है। अब आगे इसको देखते हैं। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में इतिहास बन गया। प्राचीन मगध, प्रथम मगध राजवंश कुरदुती का पुत्र सुंधवा अपने मामा राजा मगध के बाद मगध का राजा बना। यानी सुंधवा कुरदुती का पुत्र राजा मगध के बाद कहाँ का राजा बना? मगध का राजा बना। ये नीचे कुछ मगध राजकों की सूची है। महाराजा सुधन्वा, सुधनु, प्रारब्ध, सुहोत्र, च्यवन। तो ये जो मैंने आपको दिया है इनका कोई हालांकि प्रश्न की दृष्टि से भी देख लीजिएगा आप लोग, मतलब सारी ये शासकों की लिस्ट है, जहाँ तक संभव था वहाँ तक मैंने दे दी है, ठीक है। इनके विषय में प्रश्न भी आप अगर सर्च कर सकें देख लीजिएगा। अब बृहद्रथ राजवंश, तो बृहद्रथ राजवंश यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदिराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। तो यानी इसके विषय में क्या बताया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किस चीज़ का किया गया है कि बिंबिसार को गद्दी कैसे प्राप्त हुई। तो बिंबिसार को जो गद्दी प्राप्त हुई, मथुरा शासक कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति से शादी की थी। तब बृहद्रथ वंश की राजधानी वसुमिति। अच्छा, अगर राजधानी के विषय में प्रश्न आता है तो बृहद्रथ राजवंश के समय में राजधानी कौन सी थी? बृहद्रथ राजवंश के समय में राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह, कौन सी राजधानी थी? गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है। अब जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार दिया गया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय, जरासंध की द्वंद्व युद्ध में मार दिया गया, पुत्र सहदेव शासक बना। अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को उसको दरबारी मंत्री ने मार दिया, अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसके बाद अन्य दरबारों ने उसको मार दिया और फिर अंत में कौन गद्दी पर बैठे? बिंबिसार। बिंबिसार को गद्दी पर बैठा। ये मैं मगध के प्रारंभिक क्या बता रहा हूँ, मगध के प्रारंभिक जो शासक हुए उनको तो बताया, लेकिन प्रमुख रूप से इतिहास में जिसका उल्लेख मिलता है वह कौन, कहाँ से शुरू होता है? बिंबिसार से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें थोड़ा जल्दी करके अपन निकाल दिए। आगे देखिए शासकों की सूची। चलिए, ये बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक ये सब हैं, इनको आप देख लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इनका हल्का फुल्का अध्ययन कर लीजिएगा। अब प्राचीन गणराज्य आते हैं 1200 से 450 ईसा पूर्व। प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य हैं मतलब इनका उदय कहाँ हुआ था? प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य कौन है? कपिलवस्तु के शाक्य। अच्छा, बुद्ध जी किस परिवार से? यही शाक्य वंश से संबंधित थे। फिर सुमसुमार पर्वत के भर्ग, फिर केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलीय। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, रामग्राम के कोलीय। अच्छा, ये रामग्राम के जो कोलीय हैं इनका कुछ चीज़ों पर, कुछ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर विवाद चल रहा था। तो वह विवाद किसके साथ था? बेहद इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टिक्का मार लेना भैया। क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें कि रामग्राम, मेरा इसको डालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को बताना था। बाकी तो आप जानते ही हैं कि शाक्य वंश से संबंधित महात्मा बुद्ध थे। ये तो एक जनरल
क्वेश्चन है, लेकिन इसको डालने का मेरा एक ही उद्देश्य था। प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये भी कल की जो प्रश्न सीरीज रहेगी उसमें भी मैं ये क्वेश्चन जरूर लाऊंगा। तो रामग्राम के कोलियों का शाक्यों के साथ रोहिणी नदी के जल प्रयोग के लिए बहुत तगड़ा विवाद चल रहा था। रोहिणी के जल प्रयोग के लिए कोली और शाक्यों के मध्य विवाद चल रहा था, जिसमें फिर बुद्ध जी ने मध्यस्थता कराई और फिर वहाँ पर शांति स्थापित हुई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। तो ये पावा के मल्ल और कुशमारा के मल्ल ये क्षत्रिय ही हैं। कुशमारा के मल्ल क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे और पावा के मल्ल ये उन्हीं मल्लों की एक शाखा है। पिप्पलीवन के मौर्य के में तो आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी के थे। और आर्यकल्प के बुल, वैशाली के लिच्छवी। अच्छा, वैशाली से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कुछ वैशाली से संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य कौन सा था? वैशाली ही था। कौन सा? विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली ही था। ठीक है, बुद्ध जी के जन्म से पहले भी इसके बारे में महाभारत काल में उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। किसके विषय में? वैशाली के विषय में। बेहद इम्पॉर्टेंट है भैया, इसके विषय में आप एकदम से टिक्का मार लो। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कई क्वेश्चन ये अपने साथ रखता है। कौन सा? वैशाली के लिच्छवी अपने साथ बहुत क्वेश्चन रखता है। नंबर फर्स्ट, विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली के लिच्छवी। नंबर दूसरा, वैशाली की स्थापना किसने कराई? सम्राट राजा विशाल ने। वैशाली की स्थापना किसने कराई? राजा विशाल ने। वैशाली का नामकरण किसके आधार पर हुआ? राजा विशाल। अच्छा, राजा विशाल किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंशी थे। राजा किसके संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंशी से संबंधित थे। अब इसके एक विषय यह भी देखते हैं कि हाँ, इसमें दिया भी है। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना, भैया पूरा पैरा जितना मैंने आपको बताया ना वही दिया है। इस पूरे पैरे को टक्का मार लो और एकदम से इम्पोर्टेंट की श्रेणी में अपनी कॉपी नोट्स में बनाकर इसको रख लो। अगर ट्रेडिशनल से हटकर कुछ क्वेश्चन पूछा, जो कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चनों से हटकर वो पूछना चाहा इस टॉपिक से, तो इससे क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। ठीक है, अब ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र। चलिए, ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका। अलकप्प के बुली, यह प्राचीन गणराज्य बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था। बुलियों का बैठ द्वीप बेटिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। बेतिया बुलियों की राजधानी थी। इसको भी देख लीजिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को प्राप्त कर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। कहाँ? अलकप्प में। अब प्रद्योत वंश भारतीय प्राचीन अच्छा, ये सारे किसके हिस्से हैं? मगध राजवंश के। किसके? मगध राजवंश के। प्रद्योत राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका शासन कहाँ था? अवंती पर था। अवंती कैसा? सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध, सबसे बड़ा अवंती। इसके संस्थापक प्रद्योत थे, जो सुनीक भविष्य पुराण 1.4 के अनुसार सुनक अथवा क्षेमक के पुत्र, जिनका वायु पुराण के अनुसार क्षेमक मतलब ये किनके पुत्र थे, ये इसके विषय में बताया गया है कि किससे हम बता रहे हैं कि ये इनके पुत्र थे। एक वायु पुराण और दूसरा सुनक अथवा क्षेमक का भविष्य पुराण के आधार पर। ठीक है, अब प्रद्योत म्लेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए म्लेच्छ यज्ञ करने के कारण म्लेच्छ हंता कहलाए। देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन इस पॉइंट से बनना होगा तो एक ये आ सकता है। और देख लीजिएगा आप लोग अपने सेक्शन से। शासकों की सूची, ये किसके शासकों की सूची है? प्रद्योत शासकों की। पलग, विशाख, यूप, अजक, वर्तिवर्धन
और प्रदोत महासेना, तो देख लीजिएगा। हर्यंक राजवंश, अब अपन पढ़ते हैं किसके विषय में, हर्यंक राजवंश। कई इतिहासकार यहाँ से मगध की वंशावली तय करते हैं। क्या, हर्यंक राजवंश से क्या करते हैं, मगध की वंशावली तय करते हैं। अब देखते हैं बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार ने कब पूरी की, 544 ईसा पूर्व में। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है बिंबिसार को, ये बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग हैं। बिंदुसार वो मौर्य के थे और ये बिंबिसार प्रथम है, वो मौर्य में दूसरे राजा हुए, दूसरे सम्राट हुए। और ये क्या हैं, पहले हर्यंक राजवंश का पहला मगध शासक। मगध में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, जिसके विषय में इतिहास में बताया गया है, तो वह मगध राजवंश प्रणाली के पहले शासक कौन, बिंबिसार। और वो उधर मौर्य के बिंदुसार वो अलग हैं। ठीक है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। अगर ये पूछे कि बिंबिसार की राजधानी क्या थी, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया, गिरिव्रज राजगीर। बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी राजधानी किसको बनाया, गिरिव्रज राजगीर। मेरे साथ अगर आप सुन रहे हो, जब सुनेंगे तो इसको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आप भी बोलिएगा, कंठस्थ होगा। बिंबिसार कूटनीतिक दूरदर्शी था, मतलब अत्यंत महत्वाकांक्षी था। इसके विषय में कहा जाता है कि इसने वैशाली के दोनों हिस्सों पर कब्जा कर, ये उत्तरी तरफ, ये मतलब नीच, अब अगर यहाँ पर अभी चलिए मैं उसके माध्यम से बताऊंगा अभी आगे। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ भी, अच्छा ये जो आप इसमें देखते हैं कि उसने चाचक उसकी पुत्री के साथ विवाह किया, इसके साथ विवाह किया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहता था, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना। देखिए महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार की कितनी रानियां थीं, 500 रानियां थीं। अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रदोत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रयान के साथ भी, गंधार के मुक्कुर रगत से भी उनका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। तो अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा शासक था, अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक। अगर इस पॉइंट से एक प्रश्न बन सकता है, गणराज्य की शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह। दूसरा प्रमुख संबंध कौशल राजा प्रसेनजित की बहन के साथ विवाह किया। क्वेश्चन का कोई ठिकाना नहीं है भैया, कहाँ से दे दे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार, विनय पिटक क्या है, बौद्ध धर्म का एक बौद्ध ग्रंथ है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभी आगे जब पढ़ेंगे तब इस विषय में सारी चर्चा करेंगे। कौन कौन से पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन पिटकों के विषय में, बौद्ध ग्रंथों के विषय में अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बुद्ध से, यानी बिंबिसार कौन था, बौद्ध धर्म अनुयायी था। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया। यानी गद्दी को पाने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए उसने अपने पिता का वध किया और इस कारण उसे पितृ अजातशत्रु को क्या कहा गया, पितृ हंता भी कहा गया। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बौद्ध भिक्षुओं की निःशुल्क जल यात्रा को अनुमति दी थी। ये इन पॉइंटों को आप कंठस्थ करिएगा। क्या करिएगा, कंठस्थ करिएगा। आम्रपाली, यह वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती कामलीला प्रवीण वैश्या थी। आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर, जब मैं आपको वहाँ पर बता रहा था कि इसने अपने पिता किसकी, बिंबिसार की हत्या की, उसको कारागार में डालकर, तभी मैं इसका जिक्र करने वाला था, लेकिन मुझे लगा अभी आगे नीचे ज़रूर होगा तो फिर एक साथ जिक्र करूँगा। और उसके संयोग से
आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने उसको क्या किया, अपने राजगृह में लाया और उन दोनों के संयोग से पुत्र रत्न हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। ताम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया। बिंबिसार को लिच्छवी से जीतकर ताम्र राजगृह में ले आया और फिर एक जीवक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। वही आगे यही जीवक एक प्रख्यात एवं चिकित्सक राजवैद्य बना। यद्यपि ये कहानी के रूप में है, लेकिन ज्ञात होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन अगर निर्माण आप कर सकें तो क्वेश्चन का निर्माण कल और अपनी एक नोट्स में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। बेहद इंपॉर्टेंट भैया, टिक्का मार लो। इनके बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नी, यानी उधर बिंबिसार को कौन? उनका पुत्र। इधर इसको कौन? इसका पुत्र। यानी इतिहास चल रहा है, किस पर चल रहा है? गद्दी प्राप्त कर। शक्ति का संघर्ष ही इतिहास है। क्या? शक्ति का संघर्ष ही इतिहास है। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की, ठीक है। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। इससे दुखित होकर कौशल रानी की भी मृत्यु हो गई। कौशल संघर्ष। बिंबिसार की पत्नी की मृत्यु से प्रसेनजित बहुत क्रोधित हुआ और अगर पूछे कौशल संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था, तो कौशल संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? अजातशत्रु के खिलाफ प्रसेनजित ने क्या किया? संघर्ष छेड़ा। वही क्या था? कौशल संघर्ष। वज्रवर्ग संघर्ष। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्री हल्ल और बेहल्ल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इसे चेलना ने अस्वीकार। अतः इनके खिलाफ फलता अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, ठीक है। मल्ल संघर्ष। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, ठीक है। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु। अगर यह पूछे कि किस स्तूप पर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट, तो किस स्तूप पर? भरहुत स्तूप पर, ठीक है। उसके शासन के 8वें वर्ष में, उसने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। किसने? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। 483 कब हुई? 483 में। कहाँ हुई? सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पर हुई? सप्तपर्णी गुफा में। बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया जाता है। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में उसने अपने पुत्र उदयन द्वारा वह मारा गया। यानी क्या बता रहा है? बिंबिसार आए, बिंबिसार के बाद उनके पुत्र कौन आए? बिंबिसार के बाद उनके पुत्र देखिए, मैं आपको एक पॉइंट से दिखाता हूँ। बिंबिसार आए, ठीक। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापना की और इसके बाद कौन हुए? अजातशत्रु, ठीक। इसके बाद कौन हुए? अजातशत्रु। यानी इन्होंने क्या किया? अपने पिता की हत्या की और इसके बाद की हत्या
इनकी हत्या इनके पुत्र ने की, यानी शक्ति के संघर्ष के शक्ति के लिए सारे बाप और बेटे, पिता और पुत्र एक दूसरे से, या एक दूसरे से ना कहें, पुत्र पिता को अपदस्थ करने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या करता गया। ये क्रम के अनुसार हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु, यानी इसी उस पर बढ़े। ठीक है। शासकों की सूची। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व, प्रथम मगध साम्राज्य के संस्थापक, प्रथम राजा। फिर अजातशत्रु गद्दी पर आए 492 से 460, फिर उदयभद्र, फिर अनिरुद्ध, फिर मुंडा, फिर दर्शक, फिर नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। अब शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। मतलब इसके विषय में कई तरह की इतिहास में उल्लेख है कि कैसे ये आए, कैसे ये इनका। अब कोई कहता है महावंश के अनुसार लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुए। पुराणों के अनुसार बताया गया कि वह क्षत्रिय थे। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया गया। तो कई चीज़ों के विषय में बताया गया कि मतलब ये किस प्रांत से या किस वंश से संबंधित थे। अब शिशुनाग 413 से 395 ईसा पूर्व। ठीक। प्रथम कालाशोक 395 से 377 ईसा पूर्व। ठीक। अब मतलब शिशुनाग के बारे में, तो शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज और वैशाली नगर। अब कालाशोक में की क्या थी? यह शिशुनाग का पुत्र था। कौन? कालाशोक, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत, प्रथम संगीत किसके समय में? 483 ईसा पूर्व में अजात। दूसरी संगीत किसके समय में? कालाशोक के समय में। दूसरी संगीत किसके समय में? कालाशोक के समय में। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट। उसमें बताया गया है कि महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। किनकी? कालाशोक की। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए। इन पॉइंटों को आप क्या करिएगा? एक कॉपी में जरूर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार का बताया। जैसे शिशुनाग पुत्र था, महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में, मतलब ये सब चीज़ें कि किस ऐतिहासिक स्रोत से किसको क्या कहा गया है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप एक कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। थोड़ा इंटरेस्ट भी इन विषयों पर कम आता है, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस साहित्यिक स्रोत से किसे क्या कहा गया है। इनके विषय में भ्रांतियाँ जरूर हैं, लेकिन उस विशेष साहित्य ने उस विशेष व्यक्ति के बारे में क्या बोला, ये स्पष्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इन सारे पॉइंटों को एक कॉपी पर नोट करिएगा। शासकों की सूची तो देख लीजिए। शासकों की सूची: शिशुनाग, काकवर्ण, कालाशोक, क्षेमवर्धन, क्षत्रौजस, नंदिवर्धन, महानंदी। अब नंद साम्राज्य। महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि किस साहित्यिक स्रोत से किसको क्या कहा गया है, इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। जैसे आप इस प्रकार कर सकते हैं कि महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह के पॉइंट जरूर से जरूर आप नोट करिएगा। ठीक है। अब चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर सूर्यवंशी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का साम्राज्य बनाया। इसमें मतलब
इसका नंद साम्राज्य का जो भी साम्राज्य विस्तार की नीति हुई उसमें कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी क्या इस विषय में योगदान है उसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। उसे महापद्मनंद एकाराट सर्वछत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। तो इसे किस प्रकार कॉपी में लिखेंगे कि महापद्मनंद की क्या उपाधियाँ कौन कौन सी, एकाराट सर्वछत्रांतक ये सब, तो इनको आप लिखिएगा। इनके उत्तराधिकारी हुए उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, ये भी शासक घनानंद। इसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया। भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा कब किया गया? नंदवंश के शासनकाल में। नंदवंश के शासनकाल में सिकंदर ने के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति फैली और अव्यवस्था आई। घनानंद एक लालची और धन संग्राहक शासक था जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता को बहुत लालची शासक था। वो असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद, और यह असीम शक्ति और संपत्ति कैसे आई होगी? एक तो मगध साम्राज्य अपने आप में अपनी भूमि के कारण, मगध की जो अवस्थिति है वह गंगा और सोन नदियों के किनारे के कारण बहुत उपजाऊ भूमि थी। कैसी भूमि थी यहाँ की? बहुत उपजाऊ थी और धन धान्य से परिपूर्ण थी। तो एक तो उसकी उपजाऊ शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक यहाँ पर होने के कारण इनके साम्राज्य के शासकों की शक्तियाँ क्या थीं? अत्यंत असीम शक्ति के थे और अकूत दौलत भी थी इनके पास। लेकिन इसके बावजूद भी वह जनता के विश्वास को जीत नहीं सका। एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को इसने क्या किया था? अपमानित किया था। यहीं से नंद वंश के विषय में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा, चलिए इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा क्लास बढ़ रही है, क्लास बड़ी हो रही है, तो इसकी कहानी मैं आपको एक दिन अलग से बताऊंगा, बाकायदे चित्रों के साथ, चित्रों के माध्यम से बाकायदे इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी इसको देखते हैं। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर, किसको? चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर सूर्यवंशी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। क्यों? क्योंकि चाणक्य किसके द्वारा अपमानित हुआ था? घनानंद के द्वारा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने घनानंद को मिलकर क्या किया? पराजित किया। महापद्मनंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई। नंदवंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। अच्छा, पाणिनि की एक रचना का नाम बताइए। पाणिनि की बहुत महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। बेहद इंपॉर्टेंट। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन को किन साम्राज्य के शासकों का संरक्षण मिला? किनका संरक्षण मिला? नंदवंश का। किसको मिला? वर्ष, उपवर्ष। वर्ष को याद कर लीजिए, फिर उपवर्ष, वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि। तो वर में रुचि होगी, तो वर में रुचि होगी यानी वर्ष है तो उपवर्ष है, वर होगा तो उस वर में रुचि, यानी वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि। इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको नंदवंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अब शाक्टाय तथा स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। ठीक, शासकों की सूची: महापद्मनंद, पंडुकनंद, भूतपालनंद, राष्ट्रपालनंद, गोविसाणकनंद, 10 सिद्धकनंद, कैवर्तनंद, कार्विनाथ नंद। घनानंद 330 से 322 ईसा पूर्व तक मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद अपना साम्राज्य खो दिया। इसी के बाद क्या स्थापित होता है? महान मौर्य वंश। इसके बाद क्या स्थापित होता है? मौर्य वंश। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? थोड़ा 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। प्रमुख रूप से मगध प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था और
उन सभी जनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। सबसे बड़ा साम्राज्य अवंती का था। फिर क्या पढ़ा? बिंबिसार मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके गद्दी पर स्वयं को बैठाया। फिर उदयभद्र आया, फिर नागदशक आया, फिर शिशनाग वंश आया, फिर कालाशोक आया। फिर क्या हुआ? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। गणराज्य कितने हुए? 10। नेपाल की सीमाओं से लगे हुए थे गणराज्य, ठीक है। और रामग्राम के कोलीय वंश, तो कोलीय रामग्राम के जो कोलीय गणराज्य था वह गणराज्य किस लिए प्रसिद्ध था? कोलीय और शाक्य रोहिणी नदी के जल के प्रयोग के लिए अक्सर आपस में संघर्षरत थे। उनके बीच शांति किसने कराई? महात्मा बुद्ध ने। वैशाली का नामकरण किसने किया? राजा विशाल ने। राजा विशाल किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से, ठीक। प्रथम गणराज्य कौन सा हुआ? वैशाली हुआ। वैशाली का उल्लेख कब से प्राप्त है? बुद्ध के जन्म से पूर्व महाभारत काल से। यानी इस चैप्टर का प्रमुख अंश और निचोड़ हम प्राप्त कर चुके हैं। अब कल इस चैप्टर से संबंधित और वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न मैं लाऊंगा। या तो कल मगध राजवंश से प्रश्न लाऊंगा, कल वैदिक सभ्यता के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है मगध साम्राज्य के भी प्रश्न कल आएं। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ विषयों को बिंदुवार स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छा के तहत पूर्ण नहीं हो पा रहा है वह आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं। यह मेरी क्लास का अभी शुरुआती स्तर है। धीरे धीरे हम चीज़ों को